अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं वाइल्ड थॉट्स। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ के जैसे पहले हमने एक वीडियो बनाई की थी कि जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करते हैं तो क्या होता है या मुल्क कैसे डिफ़ॉल्ट करते हैं। आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई ही डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके क्या क्या असरात होंगे और हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे को किस किस्म की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक रेफरेंस देता चलूँ कि हमारे वज़ीर दिफ़ा मिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। यानी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान या हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है, तो वी आर लिविंग इन अ डिफ़ॉल्टेड कंट्री। सो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है या वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बकौल ख्वाजा सॉरी वो कॉल आ गई थी, तो खैर पाकिस्तान के पास बतौर बकौल ख्वाजा आसिफ के कर्ज़ा देने के पैसे नहीं हैं। उनके पास पाकिस्तान के पास जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने के भी प्रॉपरली कोई इंतज़ाम है सच फील नहीं होता कि मौजूद हैं। सो आज हम बात ये कर रहे हैं कि क्या अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या होगा। तो दो तीन चीज़ें जो सबसे पहले होंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनमें सबसे पहले तो ये है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है तो जो हमारी लोकल करेंसी है यानी जो रुपया है, इसकी प्राइस बहुत कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू बहुत गिर जाएगी। और पिछले कुछ टाइम से हम देख भी रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले में जो हमारी करेंसी है वो दिन ब दिन कंटिन्यूसली क्या कर रही है, लो होती जा रही है। यानी पहले डॉलर 173 पे था, फिर 200 से ऊपर गया, और अब इसाक डार साहब के टाइम पीरियड में डॉलर जो है वो और ज़्यादा ऊपर जाता जा रहा है। खैर, सो उसके बाद पहले की चीज़ है कि जो लोकल करेंसी होती है जो किसी भी कंट्री की या पाकिस्तान की, वो बिल्कुल डीवैल्यू हो जाएगी। उसके बाद जो काम होगा वो ये है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। क्यों ऊपर चले जाएंगे? बिकॉज हम पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करते हैं हम उनको डॉलर्स में, और डॉलर्स के बदले हम उनको पे करते हैं ऑब्वियसली हमारे रुपए। तो जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और रुपए की वैल्यू कम होगी, तो जितना महंगा पेट्रोल बाहर से आएगा उससे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पेट्रोल जो है वो हम लोग बाज़ार में मार्केटों में बेचेंगे। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पेट्रोल की जो प्राइस है वो लगभग 400 to 500 के दरमियान में कहीं जाके लैंड करेगी। तो दिस इज़ अ वेरी हाई प्राइस, और कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इतनी प्राइस को आई डोंट थिंक सो कि अफोर्ड कर सकता है। फिर जो तीसरा काम होगा वो ये होगा कि गवर्नमेंट जो मुलाजमीन है, जो सरकारी मुलाजमीन है, जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, चाहे वो कोई क्लर्क है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्मी से ताल्लुक़ रखता है, कोई जज है, या कोई भी और ऐसा लाइक जो निचले तबके के जो लोग होते हैं, उनको जो तनख्वाहें मिलती हैं वो मिलना बंद हो जाएंगी। अब वो क्यों मिलना बंद हो जाएंगी? क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे नहीं तो फिर वो कैसे किसी भी मुलाजमीन को पे कर सकेगी। तो उसमें ये होगा ये कि कई 3 महीनों 4 महीनों बाद कोई एक तनख्वाह आ गई, या फिर कोई 10 दिन की 15 दिन की सैलरी मिल गई, तो इस तरह की सिचुएशन का पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये होगा कि सुई गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इनमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें क्या है कि वो कम हो जाएगा। यानी अभी जो ऑफिस हैं जो 24/7 रन करते हैं, यानी बहुत सारी फूड चेन्स हैं जो 24/7 चलती हैं, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह जो चलते हैं, तो उसमें क्या होगा कि किसी इकोनॉमिस्ट को मैं सुन रहा था, शायद मुजम्मिल साहब या कोई और फरमा रहे थे कि वो 5 बजे तक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, जो लोग और किसी कहीं पे नाइट शिफ्ट करते हैं, नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, उनका भी जो सिलसिला है वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। तो उसमें अब आगे जो और चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ भी हम इंपोर्ट करते हैं वो उसमें भी उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगी। और फिर उसमें होता क्या है कि कोई भी कंट्री जब डिफ़ॉल्ट करती है तो उसको डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए, यानी उसको वापस अपने सिस्टम में लाने के लिए जो भी वर्ल्ड पावर्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड बैंक है, साउथ एशियन बैंक है, या फिर IMF है, या फिर और जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल UK, USA और एनी अदर कंट्री, वो लोग उनके साथ कुछ डील्स करते हैं और उसके मुकाबले में आपको निकालते हैं डिफ़ॉल्ट से। तो उसके हिसाब से तो पाकिस्तान के जो आप सुनते आ रहे होंगे एनालिस्ट्स हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो और कोई थिंक टैंक्स है, उनका ये शुरू से ही एक कंसर्न रहा है कि इन केस अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमसे मांगी जाएगी दैट विल बी आर न्यूक्लियर वेपन्स और द न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट पाकिस्तान इज़ सक्सेसफुली रनिंग। तो क्या पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन से हाथ धोना पड़ेगा? क्या ये एक हल है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकालने का? या फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता क्यों है, या पाकिस्तान की ये सिचुएशन क्यों है? हमारे बाद
बांग्लादेश आज़ाद हुआ, चाइना भी जब 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बना तो उनकी भी सिचुएशन हमारी जैसी ही थी, यानी वो भी एक नई स्टेट के तौर पे था। इंडिया हमारे साथ बना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो हम क्यों पीछे रह गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पे इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो करूँगा जिसमें हम इसमें बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसी कौन कौन सी बड़ी गलतियाँ की, या पाकिस्तान की सबसे जो बड़े मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं जिनमें हम, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।